Hello everyone, I am back with the fourth lecture of the chapter Landscape of the Soul, written by Nathalie Treveroy from your book Hornbill. Students, in the previous lecture we have completed the first part of the chapter, that was about the Chinese and the European art. Now we will discuss about the second part of the story. Second part of the chapter is an article written in a newspaper by Brinda Suri. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया था, ख़त्म कर लिया था, जो कि चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट के डिफरेंस के बारे में था, और एक और टाइप का चाइनीज़ आर्ट हमने देखा था, तो इट वाज मोर ओवर अबाउट द चाइनीज़ आर्ट. ठीक है. सेकेंड पार्ट जो है वो एक आर्टिकल है जिसे बृंदा सूरी नाम के एक एडिटर ने लिखा है. ठीक है. ये हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते थे, बृंदा सूरी. इनका ये आर्टिकल, ये हिंदुस्तान टाइम्स में काम करती थी. इनका ये आर्टिकल 28 अगस्त 2005 में आया था, और उसी को फिर हम ये बुक में पढ़ रहे हैं. ठीक है. नाउ गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, ये जो टाइटल है, हेडिंग है, वो क्या है? गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट. इसका मतलब थोड़ा समझने वाला है. जैसे कि यहाँ पे आउटसाइडर आर्ट किसे बोला गया है और गेटिंग इनसाइड क्या है. आउटसाइडर आर्ट मतलब वैसे आर्टिस्ट जो अनट्रेन्ड हैं. कभी कभी क्या होता है ना कि ये इनबिल्ट टैलेंट होता है कि कुछ लोग बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, उन्होंने कहीं से कभी ट्रेनिंग नहीं ली होती है, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं. आप ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब उनकी आर्ट फ्लॉलेस होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं. ठीक है. वो प्रैक्टिस से आ जाता है, वो कभी सीखते नहीं है, फिर भी वो किसी ऐसे पर्टिकुलर आर्ट में बहुत, बोलते हैं ना, निपुण होना, ऐसे एकदम बहुत ही ज़्यादा सुंदर या ब्रेथ टेकिंग वैसा पेंटिंग करते हैं. तो टैलेंट तो उनमें भी है, लेकिन वैसे आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो लोग आउटसाइडर्स कहलाते हैं. वो लोग क्या कहलाते हैं कि वो लोग बाहरी हैं, ये लोग पेंटर्स नहीं हैं, ये लोग शौकिया पेंटर्स हैं. मतलब अब जैसे जो सिंगर गाना एक कोई गाने वाला आदमी, अगर वो सिंगर नहीं बना तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, लेकिन गाता वो भी अच्छा है. जस्ट बिकॉज उसने कभी वो माइक पे या किसी पिक्चर के लिए गाना नहीं गाया, उसने वो फेमस नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो सिंगर नहीं हो गया या वो अच्छा नहीं गाता है. उसी तरीके से ये भी, तो उनको रिकग्निशन नहीं मिलती, इसलिए उनको आउटसाइडर बोला गया, आउटसाइडर आर्ट. ठीक है. इसके लिए एक और वर्ड है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी. और गेटिंग इनसाइड, तो ये यहाँ पे एक बाहरी आर्टिस्ट को अंदर, यानी कि आर्ट की दुनिया में लाने के लिए, या ये लोग भी डिज़र्व करते हैं आर्टिस्ट कहलाना या आर्टिस्ट की दुनिया में रहना. उस पर ये आर्टिकल को लिखा गया है. एक एग्जाम्पल को इन्होंने प्रेजेंट किया है, ये दिखाते हुए कि एक नॉन ट्रेन आर्टिस्ट भी आर्टिस्ट होते हैं, उनमें भी उतनी ही कला होती है, उनके आर्ट में भी उतनी आवाज़ होती है, मैसेज होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो भी. ये ज़रूरी नहीं कि एक आर्टिस्ट होने के लिए आपको ट्रेंड होना ज़रूरी है. ठीक है. नाउ when French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s. ये शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी ये जो टॉपिक है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये बताती हूँ आपको. एक फ्रेंच पेंटर थे जिनका नाम था जीन डुबुफे. जीन डुबुफे. ठीक है. और इन्होंने 1940s में एक कॉन्सेप्ट के बारे में आवाज़ उठाई थी. मूट का मतलब रेज करना. एक आवाज़ उठाई थी, वो क्या था? आर्ट ब्रट. आर्ट ब्रट का मतलब रॉ आर्टिस्ट, रॉ आर्ट. कोई भी ऐसा कला जो अनट्रेंड लोग करते हैं, जिनको सिखाया ना गया हो, लेकिन फिर भी वो उसमें पारंगत होते हैं, तो आर्ट ब्रट कहलाते हैं. ठीक है.
द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे, आर्ट ब्रट्स थे, लेकिन उन लोगों को कभी भी विजन नहीं मिला, कभी भी उन लोगों को हम लोग हमेशा उन लोगों को ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट में देखा जाता है कि हाँ ठीक है ना, ये लोग है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दिग्गज तो हम लोग हैं ना, क्योंकि हम लोग सीखे हुए हैं, ये लोग तो ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे देखा जाता था। तो इन लोगों के लिए, इन लोगों के ग्रुप के लिए फ्रेंच आर्टिस्ट जीन डू बुफे ने 1940s में आवाज़ उठाई थी, इस कॉन्सेप्ट को उठाया था, आर्ट ब्रट के कॉन्सेप्ट को। From its almost veiled beginning, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. और इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि जैसे ही इस कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा, वेल हुआ, वेल का मतलब पर्दा उठना, तो जैसे ही इस कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा, वहाँ से आउटसाइडर आर्ट से ये धीरे 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 ग्रेजुअली क्या हुआ, बढ़ते चला गया, फास्टेस्ट ग्रोइंग बन गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा ये कॉन्सेप्ट, दुनिया भर में जाना जाने लगा, लोग अपने अपने इंटरेस्ट को जगह देने लगे, सब लोग बाहर निकल के आने लगे कि हाँ हम लोग का भी हक है आर्टिस्ट कहलाने का, हम लोग को रिकग्निशन नहीं मिलता, हम लोग को रिकग्नाइज नहीं किया जाता, पहचाना नहीं जाता है, हम लोग को पहचान पाने में बहुत मुश्किल होती है, जिस वजह से भी ये लोग अनट्रेंड होंगे, तो अनट्रेंड है तो क्या हम आर्टिस्ट नहीं हैं, इन सारी चीज़ों पे इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट लेना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया, और उसके बाद जा कर के ये कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा फैलने लगा। This genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. देखो, ये जो जॉनर है, ये जो वर्ड है, इसको कहते हैं जॉनरा, GENRE, इसको कहते हैं जॉनरा, लेकिन जॉनर जॉनरा दोनों ठीक है। तो ये जो जॉनरा है, यानी आर्ट ब्रट, यानी ये जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है, इसको जब इस पे आवाज़ उठने लगी तो ये एक अलग, पहले ये लोग बस माइनॉरिटी थे, इधर उधर कोने में एक आध आर्टिस्ट होते थे, लेकिन जब से लोग इस पे आवाज़ उठाने लगे तो ये लोग एक जॉनर बन गए, एक कैटेगरी बन गए, ठीक है। और इसमें ये डिस्क्राइब होने लगा, ये जाना जाने लगा किस तरीके के आर्टिस्ट से, इस तरीके के आर्टिस्ट से कि ऐसे कलाकार, ऐसा कला जो जिनको हक नहीं है पेंटिंग करने का, जिनको आर्ट करने का, जिनको कला को शो करने का कोई हक नहीं है, या आर्टिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं है, और क्योंकि इन लोगों ने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, इनके पास कोई प्रोफेशनल और फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, इस वजह से इनको आर्टिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, और आर्टिस्टिक इंसाइट है इनमें, मतलब कि ये किसी भी चीज़ को बहुत ही कला भरी नज़रों से देखते हैं, ठीक है। Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. और इनका जो कला है, इनकी जो कला है, इनका जो काम है, their works are stimulating contrast का मतलब different way of presenting art. इन stimulating मतलब कि किसी चीज़ को बोलते हैं ना, अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, बढ़ावा दे देना, तो इनका जो कला था वो बिल्कुल अलग होता था। एक जो इंसान फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है तो वो जैसे सीखा है वो वैसे ही बनाएगा, लेकिन ये लोग को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, ये लोग पे किसी का दबाव नहीं था, तो ये लोग अपनी मर्ज़ी से आर्ट करते थे, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को बनाते थे, तो ये लोग ना बाउंड नहीं थे, और इसकी वजह से आर्ट को ना ये लोग स्टिमुलेट करते थे, बहुत बढ़ावा देते थे, अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिफरेंट आर्ट को प्रेजेंट करते रहते थे हमेशा। और इससे क्या हुआ, मेन स्ट्रीम आर्ट जो था, एक ट्रेडिशनल वे जो चला आ रहा था, सदियों से चला आ रहा था, उस चीज़ को क्या मिल गया था, कंपटीशन मिल गया था, तो उसको उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, जो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आने लगी, जो लोग ऑलरेडी ट्रेंड आर्टिस्ट थे, तो ये जो मेन स्ट्रीम यानी कि जो ट्रेडिशनल वे चल रहा था आर्ट का, मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, ये जो ट्रेडिशनल तरीका चल रहा था आर्ट का, कला को दिखाने का, उसमें बदलाव आने लगा बहुत सारा। Around the time डू बुफे वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, और इस टाइम पे ये डू बुफे जो थे ये पूरे इस कॉन्सेप्ट को ज़ोर शोर से बढ़ावा दे रहे थे, एकदम स्टार्ट कर चुके थे इन इंडिया, और इंडिया में भी शुरुआत कर चुके थे। डू बुफे ने ही इंडिया में भी आर्ट ब्रट के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, और उन्होंने एक बात बोली थी कि एक अनट्यूटर्ड जीनियस, एक अनट्यूटर्ड मतलब जिसने कोई ट्रेनिंग, जिसको कोई ट्यूशन नहीं मिली हो, उसको कहते हैं अनट्यूटर्ड, और वो क्या बना रहा था, इतिहास रच रहा था, स्वर्ग
रच रहा था वहाँ पे। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone, a recycled material, is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh। और इन्हीं से इंस्पायर होकर के ईयर्स अगो, कुछ सालों पहले एक छोटा सा जंगल था जिसको साफ़ सुथरा कर करके गार्डन जैसा बनाया गया था। और उसको क्या किया गया, वो जगह को पूरी तरीके से स्कल्प कर दिया गया। स्कल्प का मतलब होता है एक मिनट, जो मूर्तिकार होते हैं तो मूर्ति बनाते हैं ना, तो उसको स्कल्पचर बोलते हैं, और मूर्ति बनाना को स्कल्प्ट करना बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है। ठीक है, और उस रॉक गार्डन में एक ऐसा जंगल बनाया गया, पीछे छोटा सा जंगल था, आगे गार्डन था। तो गार्डन में बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई, और ये जो मूर्तियाँ थी वो किस चीज़ से बनाई गई, जितने भी रिसाइकल मटेरियल थे उनसे ये मूर्तियों को बनाया गया था, इन स्कल्पचर्स को बनाया गया था, और पूरा का पूरा गार्डन बना दिया गया। और उस गार्डन का नाम पड़ा रॉक गार्डन, और ये चंडीगढ़ में है। ठीक है, इट्स 80 years ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद, और ये बनाया किसने, 80 साल के एक आदमी ने जिसका नाम था नेक चंद। तो ये चैप्टर जब आज से करीबन ये एनसीईआरटी किताब में लिखा गया है, तो आई गेस नेक चंद अभी ज़िंदा नहीं होंगे। 95 ईयर्स के, तो ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे वो, अगर ज़िंदा होंगे तो, और शायद नहीं है वो ज़िंदा, नेक चंद। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक, फटाफट से बता देती हूँ आपको मैं चेक करके, इज़ ही अलाइव और नॉट। तो नेक चंद इज़ नॉट अलाइव, 2015 में उनका डेथ ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो नेक चंद जो 80 साल के, जब ये किताब लिखी गई तब वो 80 साल के थे, तो उन्होंने ये गार्डन को बनाया। यानी कि गार्डन में जितने भी स्कल्पचर्स थे, जो मूर्तियाँ थी, जो रिसाइकलिंग मटेरियल से बना हुआ था, वो इन्होंने बनाए थे, नेक चंद ने बनाए थे। is now hailed as India's biggest contributor to outsider art। और जब इन्होंने ये गार्डन को बनाया, तब उसके बाद ये इंडिया के सबसे मोस्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, आउटसाइडर आर्ट में सबसे बड़ा योगदान दिए जाने वाले आदमी की तरह जाने लगे। The 50th issue, Spring 2005, of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Neak Chand and his rock garden sculpture "Women by Waterfall" on its anniversary issue's cover। अब देखो, ये इतने बड़े, इनका योगदान आउटसाइडर आर्ट के जॉनर में इतना बड़ा था, क्योंकि ये भी तो आउटसाइडर आर्ट थे। नेक चंद भी, इन्होंने आर्ट कहीं सीखा नहीं था, फिर भी इन्होंने जो स्कल्पचर्स बनाए वो इतने प्रोफेशनल, इतने खूबसूरत थे, इनकी कला इतनी फाइन थी कि लोगों को ये बहुत पसंद आई। और उसके बाद यूके का एक मैगज़ीन था जिसका नाम था रॉ विजन, और उसका 50th पब्लिकेशन था। 50th पब्लिकेशन जब हुआ, तो उसमें रॉक गार्डन का ये जो मूर्ति वाला जो एरिया था, उसका नाम था विमेन बाय वाटरफॉल। जितनी भी मूर्तियाँ उन्होंने बनाई थी वो एक वाटरफॉल के पास है, तो उसका नाम है विमेन बाय द वाटरफॉल। वो उस चीज़ को क्या किया गया, उसके कवर पेज पे, उस मैगज़ीन के कवर पेज पे उसको पब्लिश किया गया। ठीक है, और इनको तो ये बहुत बड़ा, आप बोल सकते हैं सम्मान, बहुत बड़े सम्मान वाली बात है ना, कि यूके का एक रॉ विजन नाम का मैगज़ीन, और उन्होंने नेक चंद को एज अ पाइनियर, आउटसाइडर आर्ट के नाम पे, पाइनियर का मतलब कोई किसी चीज़ की शुरुआत करने वाला, तो वो माना, और उनकी अपने एनिवर्सरी पे उस चीज़ को इशू किया कवर पे। ठीक है, द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। तो ये जो धारणा थी, ये जो नोशन था आर्ट ब्रड का या रॉ आर्ट का, कि कोई भी आर्टिस्ट जो कि अनट्रेंड है, जिसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, तो उसमें भी कला होती है, वो भी इक्वली टैलेंटेड होता है, वो भी कुछ ऐसे आर्ट को नए नए तरीके के, नए नए कला को करने का उसमें हुनर होता है। तो ये इस चीज़ को बढ़ावा देना, ये
बहुत बड़ी बात थी। और उसमें जो नेक चंद ने जो किया वो दुनिया भर में आज भी जाना जाता है। आज भी अगर आप चंडीगढ़ जाओगे तो रॉक गार्डन में वो आपको वुमेन बाय वाटरफॉल दिखाई देगा। तो और वहाँ पे वो कैसे, तो बिना किसी ने सीखे, नेक चंद ने बिना कहीं से सीखे, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लिए इतना कुछ अच्छा बनाया, जो कि और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। पोल्यूशन जो हम लोग कर रहे हैं, किसी चीज़ को जो रिसाइकल किया जा सकता है, इधर उधर फेंकना नहीं, पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ उसमें यूज़ नहीं की जिससे नेचर का कोई नुकसान है, तो बहुत सारे मैसेजेस भी दे रहा है। तो ये नेचर के लिए भी कंट्रीब्यूटिंग था, आउटसाइडर आर्ट के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, अपनी कला को दिखाने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनको समझा गया, इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया और इनको इतना बड़ा सम्मान भी दिया गया, ऑनर भी दिया गया। तो ये बोलते हैं कि ये जो आर्ट है, ये जो नोशन, ये जो धारणा है आर्ट ब्रेड की या रॉ आर्ट की, ये वैसे वर्क्स है, वर्स ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट। क्योंकि अब नहीं सीखे हुए हैं आप, आपको कहीं पेंटिंग या आर्ट को दिखाने का मौका नहीं मिल रहा, मतलब आप रॉ हो, बिल्कुल कच्चे हो, ठीक है। तो वैसे ही ये दूर दूर तक फैलने लगा, क्योंकि आप कहीं पे जा कर के अगर ऐसा कोई रॉ आर्ट कर रहे हो तो आप कल्चर को भी और आर्टिस्टिक व्यू को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो, है ना। आप कहीं पे जा कर के ऐसे कोई भी पेंटिंग अगर बनाते हो तो आप अगर फेमस हो जाते हो, आपको पहचान मिल जाती है, तो ऑब्वियसली आपसे पूछा जाएगा, तो आप अपने कल्चर को भी क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और भी लोगों को इस कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो, प्रभावित हो रहे हैं लोग आपसे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट। और इनके हिसाब से ये कहना है इनका कि कोई भी चीज़, एक टिन जो यूज़लेस हो जाता है, जिसको हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, उससे लेकर के सिंक से लेकर के एक कार का एक ब्रोकन डाउन मटेरियल भी, एक गाड़ी का भी एक ऐसा पुर्जा जो इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं आ सकता है, उसको भी यूज़ करके ऐसे ऐसे कलाओं को बनाया जा सकता है, किया जा सकता है, जो कि कभी सोच भी नहीं सकता इंसान कि इससे भी कोई कला हो सकती है। तो समथिंग नेक चंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और कुछ ये आर्ट वर्ड जो ऐसा था, ये प्रूव कर दिया था नेक चंद ने, उसको एक ऐसी ऊंचाई पर, एक अमेजिंग हाइट पे ले जा करके इन्होंने प्रूव कर दिया था कि आर्ट ब्लड जो है वो लोगों को दूर दूर तक इंस्पायर कर सकता है। ये कल्चर होना चाहिए, आपको कलाकार होने के लिए ट्रेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आज ही हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खैर आज तो उनको प्लेटफॉर्म मिल गया है अपने कला को, अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करने का। पहले ये चीज़ लोगों के पास नहीं थी, तो रिकग्नाइज़ हो पाना बहुत मुश्किल होता था उन लोगों के लिए, पहचान पाना, या एक भीड़ में जहाँ सिर्फ ट्रेंड लोग हैं वहाँ आप खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करते थे, लोग आपके अगेंस्ट हो जाते थे। आज ट्रेंड अनट्रेंड सबको ही, आज एक किसी ने क्लासिकल डांस सीखा है, पूरे 8-9 साल की ट्रेनिंग ली है, लेकिन कोई एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ टीवी पे देख देख करके, कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा डांसर है जो टीवी पे देख देख करके सीख गया, तो उससे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, भले वो अनट्रेंड है, लेकिन वो उतना ही कलाकार है, उसमें उतनी ही कला है, उसमें उतना ही स्किल है, हुनर है, एबिलिटी है, वो कर सकता है। तो ऐसा थोड़ी है कि उसको अपने टैलेंट को शो करने का जगह नहीं मिल रहा है, या उसमें टैलेंट नहीं है, वो अनट्रेंड है। अगर मतलब जस्ट बिकॉज वो अनट्रेंड है तो उसमें टैलेंट नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसको भी बिल्कुल पूरा हक है अपने टैलेंट को जगह पे दिखाने का, शो करने का, या अपने आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। और इनफैक्ट लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे कि एक जो ट्रेंड आदमी है वो इतना अच्छा सब कुछ कर सकता है, तो और एक अनट्रेंड आदमी वो भी बिना कुछ सीखे इतना अच्छा कुछ कर सकता है, तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो आदमी इसी से होंगे ना, जो अनट्रेंड है, वो ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, ठीक है। तो ये लेकिन एक प्रॉब्लम का भी रीज़न है, जो ट्रेंड लोग हैं वो थोड़े से डिसहार्टेंड हो जाते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोगों को माना जाए या ऐसे लोगों को कलाकार बोला जाए, क्योंकि वो लोग अनट्रेंड हैं, कच्चे हैं, लेकिन टैलेंटेड तो दोनों ही हैं, दोनों ही इक्वली टैलेंटेड हैं। तो रिकग्निशन मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस बात का सबूत नेक चंद ने साफ साफ दे दिया, और आर्ट ब्लड को एक अमेजिंग हाइट पे, एक डिजिंग हाइट पर लेकर के, एक बहुत ऊंचाई पे लेकर के गए, जहाँ लोगों को आर्ट ब्लड के लिए, रॉ आर्टिस्ट के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल था। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream। और इनके आर्ट को जो पहचान मिलना, ये इस बात का सबूत था, जीता जागता सबूत। टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रूफ, गवाही।
ठीक है, कि जीता जागता सबूत था कि एक आदमी अगर वो थोड़ी सी हिम्मत कर ले तो वो डिफरेंस ला सकता है। एक आदमी दैट रिकग्नाइजिंग डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक, टेस्टिमनी ऑफ दिस। हाँ, कि जब वो अपने बस सपनों को जीने की इच्छा होनी चाहिए, सपनों को जीने की बस इच्छा होनी चाहिए, अदरवाइज आप अपने सपनों को किसी भी ऊंचाई तक लेकर जा सकते हो, चाहे आप ट्रेंड हो या आप अनट्रेंड हो। आज के दुनिया में ये बात बहुत कॉमन हो गई है, लोगों को अपने सपनों को जीने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे अब वो प्लेटफॉर्म खुद बना लेते हैं। तो वैसे ही नेक चंद ने भी किया, वो कहीं पे जा करके या किसी के सामने उनको ऑडिशन देने की या ले करके अपने आर्ट को इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको जहाँ जगह मिला उन्होंने वहीं अपने कला को दिखाया और वहीं से वो क्या हो गए, फेमस हो गए। तो अगर आप बस अपने सपने को जीना चाहते हो तो आपको शुरुआत कहीं से भी करनी होगी, और एक सिंगल आदमी ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, एक आदमी ये अंतर ला सकता है। नाउ the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his work। और ये जो लाइन थी ये किसने लिखा है, स्विस कमीशन यूनेस्को ने ये लाइन इनके बारे में लिखी है कि एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ डिफरेंस, कि एक कुछ अलग करने का जो सबूत है ये एक आदमी दिखा सकता है, अगर वो ये ठान ले कि उसको अपने सपने को पूरा करना है। ये बात, ये लाइन जो है वो स्विस कमीशन ने ऑफ यूनेस्को ने किसके लिए लिखा है, नेक चंद के लिए लिखा है, उनको सम्मान देते हुए। और उनको सम्मान कैसे दे रहे हैं वो लोग, यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, इनका जो वर्क है यानी कि जो वुमेन बाय वाटरफॉल जो बनाया है इन्होंने, उसको पूरी जगह पे उसका ये बोल सकते हैं उसको एक्सपोजिशन करेंगे, यानी कि उसको दिखाएंगे, यूरोप में भी इनको उस कला को दिखाया जाएगा लोगों को। यानी कि इंडिया का एक चीज़ जो एक गार्डन में है, जो एक आर्ट ब्रट ने, एक अनट्रेंड आर्टिस्ट ने बनाया किया, और इसको दुनिया में, दुनिया की ऊंचाइयों तक कहाँ कहाँ तक दिखाया जा रहा है, तो यूरोप तक, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे भी दिखाया जाएगा, इसकी एग्जीबिशन किया जाएगा इसका। Now, the 5th month interactive show, Realm of Neak Chand, beginning October, will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France, Italy। और सिर्फ यहीं पे नहीं, 5 महीने का इंटरैक्टिव शो होगा, जहाँ पे 5 महीने तक इनके अलग अलग जगह पे यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, सब जगह पे रियल्म ऑफ नेक चंद के नाम से ये शो चलेगा पूरे 5 महीने। और इनके सम्मान में ये अक्टूबर से शुरुआत होगा, और जगह जगह पे जो बड़े बड़े म्यूज़ियम हैं वहाँ पे इनको इस आर्ट को, इनका जो आर्ट है, इनका जो कला है उसको रख के दिखाया जाएगा, और उसके बारे में एक बातचीत करने वाला एक सेशन होगा कि लोग आएंगे, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ऐसा एक शो शुरू किया गया, ठीक है, अक्टूबर से लेकर के अगले 5 महीने तक। और सिर्फ एक जगह नहीं, यूरोप के अलग अलग, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, सभी जगह पे। द बिगेस्ट अवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन, नेक चंद सेज। और इन सारी चीज़ों पे जब नेक चंद बात करने के लिए वहाँ पे इंटरैक्टिव शो में जाते थे, यानी कि वो जब उनको बुलाया गया था अक्टूबर से लेकर के 5 महीने के लिए, जहाँ जहाँ उनका शो चला अलग अलग म्यूज़ियम में, जब जब वहाँ वो जाते थे, जब जब लोगों से बात करते थे, तो उनसे पूछा जाता होगा कि आपके लिए सबसे बड़ा ऑनर क्या है, सबसे बड़ा अवार्ड क्या है, सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बोलते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात और सबसे दिल को छू लेने वाली बात या सबसे सम्मान देने वाली बात ये है कि जब लोग मेरे गार्डन में, जो गार्डन है रॉक गार्डन, वहाँ पे मेरे आर्ट के बीच में से घूमते हैं, निकलते हैं, वहाँ से आना जाना करते हैं और एन्जॉय करते हैं, मेरे क्रिएशन को देख करके उस क्रिएशन की तारीफ़ करते हैं, उनको वहाँ आना जाना बहुत पसंद है, लोग स्पेशली मेरे आर्ट को देखने के लिए उस गार्डन में आते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड वाली बात, सबसे बड़ा इनाम अगर कुछ मेरे लिए है तो वही है। यानी कि आप सोच करके देखो कि वो रूट आदमी का वो वहीं है, अभी आर्टिस्ट का रूट उसके आर्ट में है। वो इतने बड़े बड़े जगह पर चला गया, म्यूज़ियम में चला गया, वहाँ उसके आर्ट को दिखाया जा रही है, उनके लिए बिगेस्ट अवार्ड नहीं है। वो चाहते तो ये बोल सकते थे कि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड कि हाँ मुझे इतने दूर बुलाया गया, फ़ॉरेन बुलाया गया, इतना सम्मान दिया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और बस उन्होंने क्या बोला कि मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात यह है कि सबसे बड़ा इनाम यही है मेरे लिए कि मेरे जब आर्ट के बीच में से जो मूर्तियाँ मैंने बनाई है उसके बीच में से जब लोग आना जाना करते हैं, वो उसको एंजॉय करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होती है।
आर्ट ब्रट एक फ्रेंच टर्म है, क्योंकि उसको एक फ्रेंच पेंटर ने नाम दिया है जिसका नाम था जीन डुबुफे, तो इसीलिए आर्ट ब्रट एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है। और जिसका मतलब होता है सेल्फ टॉट, एक ऐसा आर्टिस्ट जो जिसने खुद को सिखाया है, जो खुद ही सीख गया है सब कुछ और उसको किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। आपके बुक में रॉक गार्डन का एक स्कल्पचर है, एक फ़ोटो है जिसमें जो चूड़ियों से बनाया गया है, टूटी हुई चूड़ियों से बनाया गया है, अ रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद। तो नेकचंद ने उसको कैसे बनाया, उस गार्डन में जो स्कल्पचर्स थे उनको कैसे बनाया है, टूटी हुई चूड़ियों से बनाया है। और ये जो आर्टिकल था, ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जिसे बृंदा सूरी ने लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त को 2005 में लिखा था। आई होप आपको आउटसाइडर आर्ट और आर्ट ब्रट दोनों सेम चीज़ें हैं, ये बात समझ में आ गई होंगी। जीन डू बुफे कौन है, वो एक फ्रेंच पेंटर थे जिन्होंने इस आर्ट ब्रट यानी कि आउटसाइडर आर्ट की शुरुआत की थी, यानी कि इस पे आवाज़ उठाई थी कि ऐसे लोगों को भी पहचान मिलना चाहिए, इनको भी सेम प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ऑलराइट, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज़, इससे पहले जो पार्ट 1 हमने किया था लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये एक किताब से लिया गया है। एक जो चैप्टर हमने पढ़ा वो एक एक्सर्प्ट है, लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये एक एक्सर्प्ट है, एक छंद है किसका, लैंडस्केप ऑफ द सोल एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग। ये पूरी एक किताब है जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग। तो पेंटिंग, चाइनीज़ पेंटिंग में क्या एथिक्स होना चाहिए, क्या स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, और उस किताब का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। उसी का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा टुकड़ा इस चैप्टर में आपको 2 कहानियों के ज़रिए बताया गया है और थोड़ा सा चाइनीज़ आर्ट के बारे में आपको बताया गया है। तो द होल चैप्टर वाज अबाउट चाइनीज़ आर्ट, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट, आर्ट को हम लोग को कैसे प्रेज करना चाहिए, आर्ट की शक्ति क्या होती है, आर्ट का पावर क्या होता है, आर्टिस्ट होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, या आप बहुत लोग आर्टिस्ट या पेंटर होते हैं तो अपने करियर को परसू नहीं करना चाहते हैं उस एरिया में, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी ब्रेड, मतलब इससे मेरा पेट नहीं चल सकता है, इससे मुझे नेम तो मिल जाएगा, नामी तो हो जाऊंगा मैं, लेकिन इससे मैं कमा के खा नहीं सकता, मेरी रोज़ी रोटी इससे नहीं चल सकती। बट दिस इज़ नॉट द केस एवरीवेयर, ये हर जगह पे केस नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, यू हैव समथिंग डिफरेंट इन योर जॉनर, तो आप फिर अपना करियर एज एन आर्टिस्ट परसू कर सकते हो। और ये बात बहुत अच्छे से इस चैप्टर में समझाई गई है, जितना नाम नेकचंद को मिला, फिर इतने सारे जो आर्टिस्ट हैं चाइना में, अलग अलग तरह के आर्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पैसे से ज़्यादा, करियर से ज़्यादा आर्ट एंजॉय करने वाली चीज़ है। वो इतने तरह के आर्ट हैं जो कि आपके, जिस तरीके से इस बुक में, इस चैप्टर में चाइना के कल्चर को बहुत ज़्यादा चाइनीज़ आर्टिस्ट दिखा रहे हैं अपने आर्टिस्ट के थ्रू, उसी तरीके से आप इंडियन कल्चर्स में भी देखोगे कि इंडियन आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है। आज भी हमारे यहाँ पे टेम्पल्स में बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे दीवार में कार्विंग्स किए हुए हैं जिनके थ्रू बहुत स्टोरी, बहुत हिस्ट्री की बहुत सारी स्टोरीज़ पता चली है हम लोगों के हिस्टोरियंस उसको पढ़ के कितना कुछ हम लोगों को बता पाए हैं। अदरवाइज़ पहले पेन पेपर नहीं था तो मैन्यूस्क्रिप्ट कितने सारे नहीं रहे, जल गए, इधर उधर हो गए, तो वो सब हम लोगों को कहाँ से पता चला, उन दीवारों से पता चलती है। बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स हैं, मंदिर हैं, दीवारें हैं, गुफाएँ हैं, जहाँ पे ऐसे ऐसे पेंटिंग्स और दीवार में जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं वो कॉन्स्टेलेशन की बात करते हैं, जबकि पहले टेलीस्कोप नहीं था, तो कॉन्स्टेलेशन कैसे पता चला उन लोगों को। तो सोचो वो लोग कितने ज्ञानी थे, तो अपने किस तरीके से वो लोग इन सारी चीज़ों को जानते थे, पढ़ते थे, देखते थे, ये सब जानने वाली बात है, उससे क्यूरियोसिटी पता चलती है। हम लोग के यहाँ पे कितने सारे ऐसे बिल्डिंग हैं जो पहले, जो बिना नींव के बनी हुई है, तो ये उनका कला था कि आज के जो आर्किटेक्चर्स हैं, आज के जो आर्किटेक्ट हैं, हम लोग सीमेंट और ये सब क्या क्या नहीं यूज़ करते हैं, कितनी गहरी बुनियाद करते हैं, तो आप देखोगे कि कितने ऐसे स्पिरिचुअल मंदिर और ये सब टेम्पल्स हैं, वो लोग बिना बुनियाद के ही बने हुए हैं, और कई 6-6 हज़ार फीट तक ऊपर खड़े हैं, लेकिन फिर भी 600 फीट तक ऊपर खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको डगमगा नहीं रहे हैं, या जितने साल से वैसे हैं वैसे ही हैं। पहले सीमेंट नहीं होता था, फिर भी जितनी मजबूती से पुराने मंदिर बिल्डिंग्स बने हुए हैं उतने आज नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब कला ही है, ये सब एक तरह का आर्ट है। आर्ट का मतलब सिर्फ पेंटिंग नहीं है, आर्ट का मतलब किसी भी तरीके का कला है। तो ये सब क्या दर्शाता है, हम लोगों के अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, सबके पीछे एक स्टोरी होती है। सो वी मस्ट नो अबाउट दैट, वी मस्ट एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट
art, different types of art. So I hope you have understood the chapter very well. Thank you so much.